हेलो स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए की स्ट्रक्चर यानी कि जो संरचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनकी प्रोसेसिंग और सिंथेसिस के बारे में, यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए के प्रोसेसिंग या फिर उनको संसाधन भी कह सकते हैं, या फिर संश्लेषण या फिर सिंथेसिस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए। एमआरएनए की प्रोसेसिंग यानी कि जो इनका संश्लेषण होता है वो किस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि एमआरएनए में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। एमआरएनए का जो संश्लेषण होता है, जो सिंथेसिस होता है, वो डीएनए द्वारा अनुलेखन की प्रक्रिया यानी कि ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक कला के अभाव के कारण अनुलेखन द्वारा एमआरएनए के संश्लेषण होने के साथ साथ ही क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो नवनिर्मित एमआरएनए से संयुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, तो उनमें क्या होता है कि अनुलेखन तथा अनुवादन की जो क्रिया होती है वो साथ साथ होती है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। अतः प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए के संश्लेषण के पश्चात एमआरएनए में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स में क्या होता है कि अनुलेखन की जो प्रक्रिया यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में होती है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है यानी कि ट्रांसलेशन यानी कि जो अनुवादन की प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में पूर्ण होती है। इनमें क्या होता है कि जो सूचना डीएनए से अनुलेखन द्वारा मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित होती है उसे क्या कहा जाए, उसे ना कोशिका द्रव्य में भेज दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसके पहले तो क्या होता है कि एमआरएनए में कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि एमआरएनए में कुछ परिवर्तन होते हैं। अनुलेखन के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए होता है उनमें क्या होता है कि नवजात जो एमआरएनए होता है वो अनुवादन के लिए तैयार परिपक्व एमआरएनए की तुलना में कहीं बड़ा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स हम बात कर सकते हैं कि जो एमआरएनए होता है, स्टार्टिंग में जो एमआरएनए होता है, नया जो एमआरएनए होता है इमेच्योर, उसका जो साइज होता है वो परिपक्व एमआरएनए की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसे एचएनएमआरएनए यानी कि हेट्रोजेनस आरएनए कहा जाता है, यानी कि विषमांगी केंद्र के आरएनए कहते हैं। हेट्रोजेनस एमआरएनए के कुछ भाग जिन्हें कि मध्यवर्ती सीक्वेंस भी कहते हैं यानी कि अनुक्रम कहते हैं, उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है। और ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडिंग का कार्य नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप के कुछ जो सीक्वेंस होते हैं जिन्हें कि अभिव्यक्ति अनुक्रम यानी कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस भी कहा जाता है, ये क्या कहलाते हैं, एक्सोन्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडिंग का कार्य करते हैं। नॉर्मली आगे हम ये देख सकते हैं कि जो इंट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो वेरिएबल होती है यानी कि परिवर्ती होती है। मैच्योर आरएनए एमआरएनए में क्या होता है, यानी कि परिपक्व एमआरएनए बनाने के लिए क्या करते हैं, इनमें इंट्रॉन्स जो होते हैं उन खंडों को अलग कर दिया जाता है, यानी कि उनको पृथक कर दिया जाता है। बाकी के जितने भी जो रिमेनिंग जो एक्सोन्स होते हैं उनको स्प्लाइसिंग द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। जो इंट्रॉन्स जो होते हैं उनको तो रिमूव कर देते हैं और जितने भी जो एक्सोन्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक पूरा प्रोटीन कोडिंग जो सीक्वेंस होता है, प्रोटीन संकेतक अनुक्रम बन जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है उसके मैच्योर जो एमआरएनए होता है उसमें क्या होता है कि 5 प्राइम जो होता है उस के ऊपर एक कैप होती है यानी कि एक टोपी होती है जिस, और वो किसकी बनी होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन की बनी होती है। ये एमआरएनए की कैप कहलाती है। ये क्या करती है कि एमआरएनए को न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, जो न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उससे रक्षा करती है, यानी उसका प्रोटेक्शन करती है। इसके साथ ही हम जो 3 प्राइम जो सिरा होता है उसके ऊपर पॉली एडेनिक जो अम्ल होती है उसकी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की जो इकाइयां होती है वो जुड़ जाती है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो इकाइयां होती है वो 100 से 250 तक की होती हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, पॉली ए टेल भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए की जो स्थिरता होती है यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है उसको बनाए रखती है। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए को स्थिरता
प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इमैच्योर जो mRNA यानी कि हेटेरोजेनस mRNA से मैच्योर यानी कि परिपक्व mRNA का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रोसेस होती है वो यूकेरियोट्स में हमें देखने को मिलती है। देन आगे हम बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए का संसाधन और सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, जिसको हम कह सकते हैं टीआरएनए का संश्लेषण। टीआरएनए का जो संश्लेषण होता है वो एमआरएनए के जैसे ही होता है, यानी कि एमआरएनए में संश्लेषण के लिए क्या होता है कि डीएनए के टेम्पलेट्स होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि डीएनए टेम्पलेट के जो विशिष्ट जो क्षेत्र होते हैं उन पर अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है इनका संश्लेषण। इनमें क्या होता है कि सबसे पहले जो अनुलेखन की जो क्रिया द्वारा डीएनए टेम्पलेट के जो खंड होते हैं वो पूर्ववर्ती टीआरएनए यानी कि प्रिकर्सर्स टीआरएनए बनाते हैं, और ये जो क्रिया होती है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। इस प्रिकर्सर टीआरएनए पूर्ववर्ती टीआरएनए में 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इस टीआरएनए में क्या होता है, पूर्ववर्ती टीआरएनए में मॉलिक्यूलर चेंजेस यानी कि आणविक परिवर्तन आते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि टीआरएनए की प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि द्वितीयक स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल, उसके बारे में हम देख चुके हैं टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। देन उसके बाद में टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है वो उसकी एक्टिव स्टेज होती है। इनमें क्या होता है कि इस टीआरएनए के एक सिरे पर क्या होता है कि ग्राही तथा दूसरे सिरे पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिरे पर तो ग्राही भुजा होती है यानी कि एक्सेप्टर आर्म होती है, जबकि दूसरे सिरे पर एंटीकोडोन भुजा है जिनके ऊपर एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार इनमें जो चेंजेस आते जाते हैं टर्शियरी के फलस्वरूप क्या होता है कि वो मैच्योर टीआरएनए यानी कि परिपक्व टीआरएनए में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो मैच्योर जो टीआरएनए होता है वो कार्यशील हो जाता है यानी कि सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इनमें क्या होता है कि 20 से 30 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। पूर्ववर्ती टीआरएनए से परिपक्व टीआरएनए बनने में क्या होता है कि 20 से 30 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। देन आगे हम बात करते हैं कि जितने भी परिपक्व टीआरएनए होते हैं, मैच्योर टीआरएनए, इसके 3 प्राइम सिरे पर क्या होते हैं कि ACC बेस सीक्वेंस यानी कि क्षार अनुक्रम जो होता है वो उपस्थित होता है। इस बेस सीक्वेंस के ऊपर क्या होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसफेरेंस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो संलग्न यानी कि अटैच होते जाते हैं। ये भी क्या होता है ACC न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टीआरएनए सक्रिय होकर अमीनो से संयुक्त होने के योग्य हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो पूर्ववर्ती जो टीआरएनए होता है उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसफेरेंस एंजाइम काम करता है, जिसकी वजह से इनके 3 प्राइम सिरे पर ACC न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टीआरएनए होता है वो सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद अमीनो से संयुक्त होने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार ये क्या होता है कि देन ये जो टीआरएनए होता है ये बाद में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। इनका संश्लेषण होने के बाद ये कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। सिंथेसिस तो नो डाउट इनका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में होता है। आगे हम बात करेंगे राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं, आरआरएनए, उनके प्रोसेसिंग के बारे में। आरआरएनए जो नॉर्मली होते हैं वो राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो सिंथेसिस यानी कि जो संश्लेषण होता है वो केंद्रक में होता है। केंद्रक में भी न्यूक्लियस जो ओरिजिन होता है, केंद्रक जिसको हम कहते हैं, उसमें आरआरएनए का निर्माण होता है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक क्योंकि एब्सेंट होता है तो इनमें 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं उनका ओरिजिन जो उद्गम होता है वो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। इनमें क्या होता है 16S आरआरएनए, 5S आरआरएनए तथा 23S आरआरएनए। जो इनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उनके लिए जो जीन्स होते हैं वो जो डीएनए जो होता है जो कि सर्कुलर होता है उसी में प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोट्स में क्या होता है कि 18S तथा 5.8S तथा 25S जो आरआरएनए होते हैं उनका जो ओरिजिन यानी कि जो संश्लेषण होता है वो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस रीजन में होता है,
बाकी के जितने रिमेनिंग जैसे कि 5s rRNA का जो संश्लेषण होता है वो केंद्र के बाहर जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें होता है। न्यूक्लियोलस के बाहर जो होते हैं उनके अंदर होता है। देन हम बात करते हैं कि जिनसे rRNA जो कि न्यूक्लियोलस ओरिजिन होते हैं, इनमें rDNA से क्या होता है कि सबसे पहले इसको rDNA रीजन भी कहा जाता है। इनसे क्या होता है कि 45s rRNA जो कि प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, पूर्ववर्ती अणु होते हैं rRNA के, इनका फॉर्मेशन होता है। और ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? RNA पॉलीमेरेज फर्स्ट एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? इस rDNA से एक प्रिकर्सर्स अणु का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि 45s rRNA कहते हैं। इनमें क्या होता है कि इस सीक्वेंस में क्या होता है कि जो मिथाइल समूह तथा प्रोटीन्स जो होते हैं उनका तो एडिशन होता है, यानी कि अटैचमेंट होता है, जबकि इसके साथ ही जो स्पेशल सीक्वेंस जिसे कि अंतरालक अनुक्रम भी कहते हैं उनको हटा दिया जाता है। यानी कि संश्लेषण के समय जो स्पेशल सीक्वेंस होते हैं उनको तो हटा देते हैं, बाकी का जो 45s rRNA होता है वो क्या करता है? मिथाइल समूह तथा प्रोटीन के साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि एक जटिल या सम्मिश्र हम जिसको कह सकते हैं, जिसे कि 45s rRNA कहा जाता है। ये जो 45s rRNA होता है वो विदलित हो जाता है, यानी कि कई चरणों के बाद क्या होता है? टूट जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि इसकी वजह से इनमें 20s, 28s, 5.8s तथा 18s प्रकार की इकाइयां बनती है rRNA की। ये क्या करती है कि 5s जो RNA होता है जिसका कि जो अनुलेखन यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियोलस से बाहर होता है, उसके साथ जुड़ करके, और इसके साथ ही क्या होता है, जो विशिष्ट जो प्रोटीन्स होते हैं, जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उनके प्रेजेंस में क्या कराता है? राइबोसोम की जो लार्ज जो सब यूनिट होती है, जिसे कि 60 सब यूनिट यानी कि 60L जो लार्ज सब यूनिट होती है उसका फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ ही जो 18s जो होता है rRNA वो विशिष्ट प्रोटीन के साथ जुड़ करके राइबोसोम की छोटी जो इकाई होती है यानी कि 40s सब यूनिट का फॉर्मेशन करता है। इसी के दौरान आगे क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि जो दोनों जो उपिकाइयां होती है 60+40s जो उपिकाइयां होती है वो आपस में जुड़ करके क्या बनाती है? 80s राइबोसोम बनाते हैं, यानी कि ये जो उपिकाइयां होती है वो आपस में जुड़ जाती है। और ये 60s सब यूनिट तथा 40 सब यूनिट बनने के बाद में ये क्या कहाँ चली जाती है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में चली जाती है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक लार्ज सब यूनिट यानी कि एक जो राइबोसोम होता है 80s राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है।